बिहार में चुनावों की जब घोषणा हुई उसके बाद गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मची रार में एनडीए में तो ये रार थम गई, लेकिन महागठबंधन में दूसरे दौर अंतिम दौर के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज ये सस्पेंस खत्म होता नजर आया जब तेजस्वी यादव को घोषित किया गया सीएम का चेहरा, जिसके बाद जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा भी हो गई है हमलावर। महागठबंधन में सस्पेंस खत्म, तेजस्वी बने सीएम का चेहरा। महागठबंधन में तेजस्वी जरूरी, क्यों बने कांग्रेस की मजबूरी। बिहार में अब चुनाव होगा नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव। महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। राज्य में दूसरे चरण का नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में घमासान थम नहीं रहा था, जिसके कारण कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत को पटना भेजा गया। बैठकों का दौर चला। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की और फिर दूसरे चरण के नाम वापस लेने के आखिरी दिन पर जाकर सहमति बनती दिखी और गुरुवार को महागठबंधन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। तेजस्वी के नेता घोषित होते ही बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों ने महागठबंधन पर हमला बोलना शुरू कर दिया और महागठबंधन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। ईडी केस में उनके वो आरोपी नहीं है, उनकी कोर्ट में पेशी नहीं होती है। क्या यह गुनाह है? और सवाल इस बात का है, कवायद कितना भी करते रहिए, फोटो लगाते रहिए, लेकिन फोटो पर 420 अगर लिख देते तो चेहरा और खूबसूरत लगता। इस अवसर पर तेजस्वी ने नया बिहार बनाने का संकल्प दोहराया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने वादों की लंबी झड़ी लगा दी और सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने की बात भी कही, जिस पर भाजपा ने पलटवार में कहा कि तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही है, जमीन दो नौकरी लो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझती है। महागठबंधन ने सीएम फेस भले ही घोषित कर दिया हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब भी बात नहीं बन सकी है। 243 सीटों पर महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतारे थे। आज 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के एक कैंडिडेट ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन बाकी 11 सीटों पर फ्रेंडली मैच को लेकर महागठबंधन में किसी से जवाब देते नहीं बन रहा। अशोक गहलोत का कहना है कि 5-10 पर फ्रेंडली मैच कोई बड़ी बात नहीं है, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 95% सीटों पर सहमति बन गई है। फ्रेंडली फाइट होना बहुत बड़ी बात है। देखिए 6 सीटों पर है हमारी, मतलब मेजर पार्टनर कौन है? आरजेडी है। आरजेडी के साथ में हमारे 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। उनकी कुछ सीटों पर हो सकते है सीपीआई से हो या वीआईपी से हो, जो भी हो। अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है।
महीनों की मान मनोबल के बाद जाकर कांग्रेस का तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेना, राहुल गांधी का चेहरा पोस्टर में न होना, घटक दलों के बीच कई सीटों पर सहमति न बन पाना और एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारना, ये दिखाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और बिहार में चुनावी घमासान के बीच चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वैशाली और औरंगाबाद में प्रचार किया। दिन भर राजनीतिक बयानों के बीच तीर भी खूब चले। महागठबंधन ने जहां अपने वादों को दोहराया तो भाजपा ने भी महागठबंधन को महाविनाश करार देते हुए कांग्रेस का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया। में प्रचार ने पकड़ा जोर, अब शुरू हुआ रैलियों का दौर, तेज हुआ प्रचार तो सियासी वार धुआंधार। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। दोनों गठबंधनों की ओर से दावे और वादों की भरमार है तो रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वैशाली के पातेपुर और औरंगाबाद जिले की को विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन का मतलब महाविनाश है। 10 शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। इससे पहले दिन में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता का प्रदर्शन किया, लेकिन जो दिखता है वो पर्दे के पीछे की कहानी भी बयां करता है। महागठबंधन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर ही लगी थी। राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया। राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया। इतना बेइज्जत होने के बाद न सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, न सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की एकजुटता दिखाने के प्रयास तो एक तरफ है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में उठापटक जारी है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल सहनी, जिन्हें लालू ने स्टार प्रचारक बनाया था, उन्होंने कल बीजेपी का दामन थाम लिया तो बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच राजद सांसद मीसा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बिहार में क्या काम है। तो वहीं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर निशाना साधते हुए उन्हें खोखला करार दिया। योगी जी का बिहार में क्या काम है? दानापुर की जनता बहुत समझदार है। थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार जोरों पर है तो वहीं महागठबंधन अब प्रचार की तैयारियां कर रहा है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की सभी 243 सीट पर 2 चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि बिहार में अब चुनावी लड़ाई अंतिम चरण तक पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि आज जब महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा इसकी घोषणा की तो उसके बाद जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में चुनावी आंच को और बढ़ाते नजर आएंगे। हमारा आज का विशेष इसी बात को उठा रहा है, बिहार चुनाव की लड़ाई सीएम फेस पर आई। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुमित शशांक जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं,
कंचन यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ। सबसे पहले कंचन जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जो भी कहें लेकिन अंत तक आते आते आप लोगों ने आखिरकार ये घोषणा कर ही दी, या यूं कहें कि गठबंधन की ओर से घोषणा हो ही गई कि अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन एक बात जो बहुत खटक रही है सबके जहन में, वो यही कि पोस्टर पर मात्र तेजस्वी यादव ही क्यों नजर आ रहे हैं, जबकि ये महागठबंधन की बात है। और हम वो दिन भूले नहीं हैं जब हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर 16 दिन तक साथ साथ घूम रहे थे। हम वो समान दृश्यों को भी जानते हैं, बयानों को भी याद करते हैं, जब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि ये पीएम का चेहरा होंगे लोकसभा चुनावों में। लेकिन आज जब बात उठी तो राहुल गांधी भी नाराज थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। सबसे पहले ममता जी की ये बहुत स्वाभाविक था और बहुत नेचुरल था, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी यह नहीं कहा था कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, या वीआईपी ने यह नहीं कहा था कि वीआईपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, और ना ही लेफ्ट पार्टी चाहे सीपीआई हो सीपीआईएमएल हो उन्होंने क्लेम किया था कि उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जब भी हम भाषण देते हैं या बोलते हैं, हमेशा कहते थे तेजस्वी सरकार, यह तय था हमारी तरफ से और यह तय हमेशा से रहा है। हर कोई, आप भी जानती होंगे कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी ही होंगे। लेकिन हम सवाल उलट पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि अब तो हमारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, अब देर हुआ, क्यों हुआ, पोस्टर पे नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कोई आंतरिक राजनीति थी या फिर कोई रणनीतिक मजबूरी थी जिसके चलते अशोक गहलोत को आना पड़ा और ये घोषणा अशोक गहलोत के द्वारा हुई। अपेक्षा यही की जा रही थी कि जैसे तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ नजर आए, वैसे इस महत्वपूर्ण घोषणा के वक्त पर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष तो मौजूद होते ही। इससे ये वाजिब और स्वाभाविक सा सवाल है ये। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं स्वाभाविक है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साथ में थे, और अशोक गहलोत जी कोई छोटे और ऐसे नेता तो है नहीं, वो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। अगर कांग्रेस के आला कमान ने अपने क्लोजेस्ट किसी नेता को भेजा था बिहार में तो उनका सम्मान हुआ, और वो आए, वो मिले। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, करे इनके पास चेहरा ही नहीं घोषित कर रहे, ये नहीं कर, सब तो सामने आ गया। हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे चेहरा को भी, अच्छा ठीक है आप नहीं मानने को तैयार थे, जो है कि बीजेपी वाले की ये चेहरा नहीं है, कांग्रेस नहीं करी, वो भी आपके लिए हो गया, बीजेपी के लिए हो गया। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एनडीए का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री का ऐलान कब होगा? और सबसे अहम बात, जो सबसे अहम सवाल है कि पोस्टर पे चेहरा बस तेजस्वी जी का ही है, मुख्यमंत्री के चेहरे का आज घोषणा करनी थी तो मुख्यमंत्री जो होंगे उनका चेहरा वहां पर लगाया गया था। जी, इसी वजह से नहीं आपकी बात सही है कि ठीक है कि आपने ये बात कही कि ठीक है उन्हीं का मुख्यमंत्री जो अनाउंसमेंट हो रही है उन्हीं का चेहरा लगना चाहिए। हालांकि हर कोई ये मानता है कि महागठबंधन था, ऐसे में जब भी पोस्टर्स बनते हैं तो महागठबंधन के बड़े चेहरों को दिखाया जाता है। लेकिन आपकी बात आपने अपनी तरफ से सामने रखी, आपने जो सवाल उठाया कंचन जी, वही सवाल लेकर मैं सुमित जी के पास जाना चाहूंगी। सुमित जी, ये बात वाजिब है और हर कोई बात कह रहा है कि आप अभी तक पहुंचते आए थे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तो उन्होंने तो बता दिया, लेकिन अब गेंद आपके पाले में। बात यही पूछी जा रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में आपने कहा कि चुनाव लड़ रही है पूरा एनडीए, ऐसे में क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे? देखिए ममता जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों का विकास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए का चेहरा हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार एनडीए जो है वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। ये बात हमारे सर्वमान्य नेताओं ने भी बताया है और हमारे प्रवक्ताओं ने भी बार बार कहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे ममता जी, खास करके बिहार की जो जनता है और देश की जनता जो आपके माध्यम से देख रही है, उनको कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में वो लोग हैं कि किस प्रकार से, आप देखिए ना कि पहले राजेश राम को की स्थिति क्या है। राजेश राम को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है बिहार में, इसको हटा के बनाया जाता है, तो अखिलेश सिंह को हटा करके बनाया जाता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को एक प्रकोष्ठ के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का बदल के रख दिया गया, और राजेश राम को भी हल्के में लिया जाता है, राजेश राम के साथ भी बातचीत नहीं होती है। फिर कृष्णा अल्लावरू को भेजा जाता है और कृष्णा अल्लावरू से भी बातचीत नहीं होती है, और बुलाया किसको जाता है तो अशोक गहलोत को, जिस व्यक्ति को स्वयं उस राज्य की जनता ने नकार दिया हो, वो व्यक्ति आकर के नेगोशिएट करते हैं किसके साथ,
लालू जी के साथ, लालू जी के बेटे के साथ, और आज जो मंच बनाया जाता है उस मंच पे आप कल्पना कीजिए कि कभी कृष्णा अल्लावरू के झोले से, उनके पिटारे से तेजस्वी जी का नाम नहीं निकलता है, कभी वो देर से आते हैं कार्यक्रम में, जानबूझकर सांकेतिक मैसेज देते हैं कि तेजस्वी यादव का कद छोटा किया जा रहा है। दूसरी तरफ लालू जी बार बार राहुल गांधी को कभी गाय घुमाने ले जाते हैं, कभी चारा दिखाने ले जाते हैं, और तो कभी मटन बनाना सिखाते हैं। तो इस तरीके से सह और मात का खेल चल रहा था सांकेतिक तरीके से। लेकिन आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तस्वीर पीछे लगाई जाती है और उसके बाद इन पार्टियों के बड़े नेता गायब हो जाते हैं, तो इससे तो स्पष्ट रूप से इनके जो इस बात का जवाब हैं, तो कंचन जी ने दिया। आपने अपनी जो बात सामने रखी कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। हमने देखा भूपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को कहा, चिराग पासवान ने भी इस बात को कहा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा बन रहा है जिसको महागठबंधन चुनावों में भुनाने का भी प्रयास करेगा। और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह ने भी इस बात को सामने रखा था अपने तरीके से, लेकिन तमाम राज्यों के उदाहरण भी तो हमारे सामने है ना, चाहे हम असम की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, ये इन राज्यों में भी किसी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और था। इसी वजह से महागठबंधन जो सवाल उठा रहा है उसका हम स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ताकि चुनावों में ये मुद्दा वो भुना न पाए। ममता जी, जब आदरणीय अमित शाह जी एक कार्यक्रम के दौरान इन विषयों पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाल रहे थे, तो वहां मैं भी मौजूद था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से एंकर को ये बताया कि मैं आपको हेडलाइन नहीं दूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप मुझसे हेडलाइन निकलवाने की कोशिश कर रही हैं तो हेडलाइन नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नेतृत्व तो उन्हीं का है। लेकिन एक बात और बताई गई कि हम प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, हम परिवारवाद की उस विचारधारा से नहीं आते हैं जहां एक ही व्यक्ति अगले 20 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। आप बताइए ना ममता जी की क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे क्या होगा? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन होगा, लालू जी के बाद उनका बेटा होगा, और उनके बाद कौन होगा, ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं। तो जो परिवारवाद की जमात से आने वाले लोग हैं उनके विषय में लोगों को जानकारी, मैं संजय सिंह जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। संजय जी, जनता के लोकहित का लिए काम करते हैं, उनके विषय में भी लोगों को मालूम है। चलिए संजय जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी ये बात, क्योंकि अब हम जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को बना दिया है। ऐसे में इस घोषणा के बाद आपको क्या लगता है अनुभव के आधार पर कि राज्य में राजनीतिक और चुनावी समीकरणों पर क्या कोई असर पड़ेगा? नामांकन होने के बाद ये पहली बड़ी घटना थी बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। इसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं था कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। केवल एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की बात थी, वो अनाउंसमेंट हो गई, तो मुझे उसमें किसी भी तरह का कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं लग रहा था। बच गई बात जहां तक उसमें बाकी चीजें जो महत्वपूर्ण है नोट करने के लायक। और दूसरा चीज, नीतीश कुमार भविष्य में मुख्यमंत्री अगले चुनाव जीतने के बाद अगर एनडीए जीतती है तो होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा ही बेमानी वो चर्चा है। क्योंकि अगर आप कोई भी मैच खेल रहे हो, अगला उसके बाद क्या होगा, नीतीश जी के स्वास्थ्य संबंधी चीजों को हम जानते हैं, उसके बाद क्या होगा उस पे मतलब लोग एक्चुअली वोट नहीं करेंगे, या वोट करने का नहीं वहां पे सोच रहे हैं कि हाँ नीतीश जी अगर प्रोजेक्ट होंगे तभी करेंगे। क्योंकि अभी के सिचुएशन में नीतीश जी की जो क्रेडिबिलिटी है या उन्होंने जो काम किया है उसके बेसिस पे ये चुनाव हो रहा है, राइट। तीसरी चीज जो आज के आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जाएंगे तो 3-4 चीजें उसमें अहम थी। एक, ये घोषणा कि उप मुख्यमंत्री को जो अपने आप को स्वयंभू वो कह रहे थे मुकेश साहनी, उनको डिक्लेयर करना कि ये उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और साथ में बाकी संप्रदायों, बाकी भी जो वर्ग हैं उनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्रैक्टिकली एक अलाई अपने आप को जो 9 सीट पे लड़ रहा है उसने उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। तो इस हिसाब से चलिए बाकी भी होंगे तो 4-5 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर महागठबंधन सत्ता में आए। तीसरी चीज ये है कि वो जो अनाउंसमेंट हुए तेजस्वी यादव ने, मुझे आज सुन करके अच्छा लगा कि उन्होंने बिहार का विजन बताया, लेकिन विजन बताते हुए वो शायद काफी ज्यादा कुछ बता दें। आपके जेब में अगर 100 रुपए है और आप 1000 या 10,000 रुपए बांटने की बात कह देते हैं तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि आप उतना फुलफिल कर पाएंगे? ये लोगों के ऊपर होगा जिस समय वोट करने जाए। उसके साथ में आरजेडी और कांग्रेस
का काफी पुराना इतिहास है गठबंधन का बिहार में। जिस बात को बार बार कह रहे थे वो भी लोगों के सामने है। चौथी चीज उसमें जो निकल करके आई, जो तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा कि तेजस्वी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और किसी भी तरह के अपराध में चाहे कोई भी कहीं भी हो उसको नहीं छोड़ेगा। एक चीज ये है कि लालू यादव कॉन्विक्टेड है, इसमें तो कोई मतलब ये फैक्ट है, 4 केसेस में वो कॉन्विक्टेड है। लालू जी घर पे हैं, लेकिन उनके नाम पे ये चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी चार्जशीट कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं, मतलब प्राइमा फेसाई उनके गिल्ट को एक्सेप्ट किया है। बाकी चीजें ट्रायल में जाएंगी, हो सकता है कि वो पलट जाए, हो सकता है नहीं पलटे, वो आगे ट्रायल में और उसके बाद की वर्डिक्ट है, उस पर इस समय चर्चा करना लाजमी नहीं है। बच गया अपराध की बात, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है, तेजस्वी यादव अगर अपने कैंपेन की शुरुआत साहबुद्दीन जी अमर रहे करके नहीं किया होता तो शायद ये बात थोड़ी सी आदमी उसमें चर्चा आगे कर सकता था। साहबुद्दीन के बारे में मतलब लोग जानते हैं, इस समय में आगे उनपे कोई चर्चा मतलब बखान में ज्यादा ये एक तरीके से मुद्दा पकड़ा दिया उन्होंने बीजेपी के ही हाथ में, क्योंकि बीजेपी ने इसको खूब भुनाया भी है और आज भी कई बयान हमारे सामने आए हैं जहां इस बात को लेकर लगातार निशाना साधा गया तेजस्वी यादव पे कि आपने ये नारे लगाए थे। और कंचन जी, इससे तो कोई दो राय नहीं, इत्तेफाक सभी रखते हैं इस बात से क्योंकि सबने सुने हैं ये नारे। ऐसे में जब आप आज अपने गठबंधन की एकता और एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं, उसमें एक सवाल ये जरूर आता है कि क्या हो गया, आपने जब आज जाकर सहमति दिखाई भी तो ये तो नहीं हुआ कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि अब मनाने का भी कोई वक्त नहीं रह गया। दूसरे चरण और आखिरी चरण के नामांकन में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी आज, और अभी भी 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट है आपके सामने। तो मैं थोड़ा सा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में तो एनडीए के समर्थक हैं, सरकार में हैं, बिहार में तो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहां पर कौन सी फाइट चल रही है? यहाँ महाराष्ट्र में चले जाइए, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, शिंदे जी का पार्टी का जो कैंडिडेट है और बीजेपी का कैंडिडेट दोनों आमने सामने 2-3 सीटों पर फाइट कर रहे हैं। वहां पर आखिर में कौन सा फ्रेंडली फाइट चल रहा है? और जहां तक बात है साहबुद्दीन अमर रहे, यह नारा हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था आज से कई महीने पहले, उस समय का है, चुनाव का शुरुआत में। और दूसरा, अगर ओसामा साहब जी अगर वो अपराधी होते और बाहुबली होते जैसे यह कह रहे हैं तो पलट के साथ बाहुबली अंदाज में जवाब देते, लेकिन जितना भी अमित शाह जी कह ले या कोई भी कह ले, वो एक भी जवाब पलट के किसी को नहीं दे रहे हैं। तो मैं जवाब होगा तो देंगे, पहली बात। और जैसा आपने कहा चुनावों तक आते आते मुद्दा बदल दिया आपने। एक बात बताइए कंचन जी, जब आप ये कहते हैं कि आप इन 11, आज तो वीआईपी ने एक सीट वापस ली, कांग्रेस ने एक सीट नाम वापस ले लिया एक सीट से, आरजेडी टस से मस नहीं हुई, आरजेडी ने किसी सीट से नाम वापस नहीं लिया। कांग्रेस 11 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के सामने आप ही के गठबंधन के लोग खड़े हैं। अब आपका कोई गठबंधन का व्यक्ति उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो क्या वो जीतने के लिए नहीं खड़ा हो रहा? इसका मतलब वो कांग्रेस को हराने के लिए खड़ा हो रहा है। यही सवाल उठता है गठबंधन की एकता पर। नहीं, सबसे पहले तो मैं उस पर आ रही हूँ जो आप सवाल पूछी हैं, लेकिन जो मैं बोल रही थी उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी। कुछ संत हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू में जो कि AK-47 लेकर चलते हैं और 10-20 मर्डर किए हैं। बस नीतीश कुमार जी उनको जेल में डाले थे और जेल से निकालकर अपने ही हाथ से साइन करके उनको जेल से निकालकर चुनाव लड़ाए। कौन है आनंद सिंह? ये कोई संत है क्या? कौन है धूमल सिंह? कौन है हुलास पांडे? कौन है अमरेंद्र पांडे? कौन है आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद? हमारे यहाँ जब चेतन आनंद थे तब जो है वो अपराधी और बाहुबली हुआ करते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ चले गए हैं, तो अब वो बड़े संत हो गए हैं। और रही बात कि हाँ, आप कह रही हैं कि आमने सामने लड़ रहे हैं, अगर हमने वापस नहीं लिया तो यह देखकर नहीं लिया गया कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर जीत सकता है। और आप ही कह रही हैं कि जब हम आरजेडी ने वापस नहीं लिया, आरजेडी ने वापस नहीं लिया गठबंधन में, इसीलिए तो भाजपा हमलावर है आरजेडी पे कि दादागिरी करके आप काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुमित जी आपका भी जवाब लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आप पे भी आरोप लगा रही हैं कंचन जी कि ये जो अपराधवाद की बात हो रही है, शाहबुद्दीन के नाम पर जो अटैक किया जा रहा है, भाजपा को भी अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है, जो कंचन जी कह रही हैं। ममता जी, एक कविता की पंक्तियां हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता का यही हाल हो चुका है जो राजद ने किया था। जंगल राज की वो परिभाषा लोग नहीं भूले हैं कि अपराधियों, गुंडों, बलात्कारियों को चुन चुन के टिकट देने का काम किसने किया था? एकीकृत करके पार्टी कौन बनाई थी? गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। अलग अलग गली मोहल्ले के गुंडों को एकत्रित करके पार्टी बनाना और उसके बाद उनको एक लोगो, उनके पीठ पर एक मोहर मार देना, उनको माननीय बना देना और टैक्स वसूली का साधन में परिवर्तित कर देना,
लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे? लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, ये सब कोई जानता है। लालू यादव को कोई वो संत बनने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए जेल में नहीं भेजा गया था उनको। उन्होंने अलकतरा चोरी किया था बिहार का, उन्होंने बिहार की भैंसों का भूसा लूट लिया था, इस कारण से उनको जेल में भेजा गया था। तेजस्वी यादव कौन है? 420 के आरोपी हैं इन लोगों ने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि युवाओं को नौकरी देंगे, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि कितनी युवाओं को टिकट दे दिया भाई, कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, ये भी तो बताइए ना। ये तमाम तथ्य हैं जो आपने अभी सामने रखे, जिन पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन वक्त थोड़ा कम है। संजय जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपका जरूर जवाब करना चाहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि जंगल राज, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अब चुनावों में क्या बड़ा मुद्दा बन पाएंगे, लेकिन इन सब के सामने क्या लोगों से जुड़े मुद्दे गौण तो नहीं हो जाएंगे? क्या लगता है आपको बिहार चुनाव में इस बार? देखिए, जो शुरू से जो नैरेटिव सेट हो रहा था एक वोट चोरी का या वोट अधिकार का, वो मुद्दा नहीं रहा। ग्रेजुअली क्या होता है कि वोटर के माइंड में दो चीज होता है। पहले तो मतलब पार्टी या किसी का मतलब टोटल एलिजेंस किसी पार्टी की तरफ झुकाव होता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि बिहार एस्पिरेशनल सोसाइटी अब है, वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ की आकांक्षाएं हैं हर बिहार के लोग को, चाहे बिहार में है या बिहार से बाहर है, वो आकांक्षाएं हैं। पर्टिकुलरली यूथ में लड़कियां काफी काम पे जा रही हैं, वो बाहर निकल के पढ़ाई कर रही हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, वो अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से चल रही है। एक छोटी सी और टिप्पणी करूंगा, कांग्रेस का बिहार में जो भी वजूद है वो आरजेडी के क्रचेस के भरोसे है। तो आरजेडी ने अपने अगर उम्मीदवार वापस नहीं किए हैं तो वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस का अगर आप पिछले 20 साल 30 साल से देखेंगी तो लगातार जब से राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने 1990 में कांग्रेस को पदच्युत किया था, उसके बाद कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं। वो सिर्फ आरजेडी के बहुत कम है कांग्रेस का। अल्टीमेटली बिहार के वोटर जो है वो एस्पिरेशन के हिसाब से कौन उसको फुलफिल कर सकता है, उस हिसाब से वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो